सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं का मेरा शत नमन। मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो आज हमारे बीच मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो हु एम आई पर हमें बताएंगे। वेलकम भूपेंद्र जी, वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। Thank you, madam. Shall we start? Yeah. Okay. नागर साहब वीडियो ऑन कर सकते हैं? हर्षा सोनी, सोनिका जामवाल, request all to open up your video. सबसे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं सर। जी। Dear masters, on the first day of Navaratri, we seek the blessings of Mata Shailputri and we start with our meditation. We will be doing Anapanasati meditation before we start the wisdom on who am I. And this, some of you are new to the group, whom I have invited. And for your knowledge, this Anapanasati meditation was propagated by Bhagwan Buddha, and it is the first procedure in the Shiv Tantra. So we will go by that procedure. In this, we need to cross our hands, cross our legs while sitting, and softly close our eyes. Specs are not required. We may do away with them. You can remove the specs. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के बजाय हिंदी में ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो एक बार ही बताएं। यस सर, आप हिंदी में ले लीजिए। ओके, मैं साथ साथ करता रहूँगा। मास्टर्स, अभी हम आनापानासति मेडिटेशन करेंगे। इससे पहले कि हम हु एम आई पुस्तक का विमोचन करें, इसमें आनापानासति मेडिटेशन भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले हम लोगों को सिखाया थी, और ये शिव तंत्र का पहला सूत्र है, जहाँ वहाँ पर 112 तरीके से मेडिटेशन करने का तरीका सिखाया गया है, जिसमें सबसे प्रथम सूत्र जो है आनापानासति मेडिटेशन है। तो भगवान शिव के बाद भगवान बुद्ध ने इसको लिया और फिर सबको ये सिखाया। तो हमारे गुरु पत्री जी ने ये फिर अब हम लोगों को सिखाया और हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसमें हम अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, टांगों को क्रॉस करेंगे और आँखों को धीरे से बंद करेंगे। We request the astral golden pyramid to give us cover to all participants of this meet wherever they are on the planet Earth. अब हम एस्ट्रल पिरामिड का आह्वान करते हैं और वो हमें जहाँ जहाँ पर पृथ्वी पर इस जूम के सदस्य मौजूद हैं उनको कवर देंगे। We will put the logical mind aside. Spirituality has no place with the logical mind. So we start with that. For all the masters, all the participants, now we will start the meditation by keeping a watch on our
breathing, incoming breath and outgoing breath. While doing that, we will bring our mind to a state of no thought. And to achieve it in a shorter time, in a better way, we will do the process of heart elevation. सभी मास्टर्स अब मेडिटेशन में अपनी सांस को आने जाने को ध्यान देंगे। इससे हम विचार रहित स्थिति में चले जाएंगे और उसमें जाने के लिए हम अपना एक छोटा सा हार्ट एलिवेशन, मतलब हृदय को आनंद अनुभूति में लाने का प्रोसीजर करेंगे। इस हार्ट एलिवेशन में हम अब अपने मस्तिष्क में उस विचार को लाएंगे जो हमारे लिए एक आनंद का विषय है। जैसे कि हमने कभी किसी बच्चे को पहला खिलौना दिया और वो बहुत आनंदित हुआ, जिससे हमारे हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई, या हमें ऐसा जॉब मिला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जो हमारे कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन था, जिसको हम हमेशा चाहते थे। कोई भी खुशी की बात जो हमारे लिए आनंद का विषय है, उसको अपने दिमाग में लाइए। इससे आप एक कंफर्ट लेवल में जाएंगे, इससे आप अल्फा स्टेट में जाएंगे। अल्फा स्टेट के अंदर हमारा ध्यान सेटल हो जाता है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं रह जाता है और वो किसी भी बात को आसानी से ग्रहण करता है। मेडिटेशन में जाने का कारण विजडम से पहले यही है कि हमारा मस्तिष्क उस स्थिति में आ जाए जिसमें जो भी विजडम हमें मिलेगा वो हमारा मस्तिष्क आसानी से ग्रहण करे, वो उसका लॉजिकल जांच पड़ताल ना करे। आप लोग अगले 2 मिनट तक अपने अपने माइंड में हार्ट एलिवेशन के लिए किसी भी आनंददायी सिचुएशन का ध्यान कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार आपने अपने छोटे बच्चे को उठाया, आपको आनंद की अनुभूति हुई। किसी माता ने अपने नवजात शिशु को पहली बार ही देखा, उसे आनंद की अनुभूति हुई। किसी प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को अपने प्रेम का इजहार किया, उनको आनंद की अनुभूति हुई। इस आनंद को अपने हृदय में फील कीजिए। इससे आपके मानसिक द्वंद्व शांत हो जाते हैं और माइंड जो है वो आनंद की स्थिति में आ जाता है। Now, Master, we will again come back to our breathing. We will look at experience, incoming breath, outgoing breath, not to interfere, not to make it faster, not to make it slow, just watch it, just do it as it is natural. When we close our eyes, we naturally go into
the state of alpha, that is, our frequencies of the mind gets reduced and a feeling of calmness comes over us. In this state of alpha consciousness, we are peaceful and receptive of the suggestions which are coming to us. For today, I will take you into a process of healing. You will just hear me and you will follow my suggestions. We will request the healing golden light of golden astral pyramid, which we have already called for. अभी हम गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड से हीलिंग पावर का आह्वान करेंगे और ये महसूस करेंगे कि गोल्डन लाइट एस्ट्रल पिरामिड से हमारे सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र में आ रही है और सहस्त्रार से ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे प्रविष्ट हो रही है। अपने मन में इस एनर्जी को ऊपर से अपने सिर में आते हुए देखें और महसूस करें कि ये आपके दिमाग में धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र के थ्रू एंटर कर रही है। गोल्डन लाइट आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स में जा रही है। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। गोल्डन लाइट 86 बिलियन न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथ दे रही है। आपका सिर गोल्डन लाइट से रिजुविनेट हो रहा है। आपका पीनियल ग्लैंड इससे स्ट्रेंथ पा रहा है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इससे स्ट्रेंथ पा रहा है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर इससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब्स सामने और पीछे वाले हिस्से सिर के एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। आपके पूरे सिर के अंदर एनर्जी पूरी तरह भर गई है। आपके सिर के सब हिस्सों में एनर्जी पूरी आ गई है। अब इस एनर्जी को अपनी आँखों में धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व से लाइए। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन से आपकी एनर्जी आपके आँखों के अंदर आ रही है। आपके आईज़ के लेंस को क्लीन करेगी। आपकी आँख के अंदर जितने भी सेल्स हैं, रेटिना है जिसके ऊपर फोटो बनती है, इन सब को स्ट्रेंथ देगी, इन सब को क्लीन करेगी, इन सब को रिजुविनेट कर रही है। अब आप अपने मस्तिष्क में दोबारा जाइए और वहाँ से ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये एनर्जी, गोल्डन एनर्जी अपने कानों में लाइए। उसको विजुलाइज कीजिए कि ये आपके कानों में आ रही है, आपके कानों के पर्दे को स्ट्रेंथ दे रही है। अगर उसमें कोई कमी है सुनने में तो ये उसको धीरे धीरे ताकत देकर ठीक कर देगी।
कानों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ये एनर्जी उसको क्लीन करेगी। दोनों कानों के अंदर एनर्जी को भर लीजिए और फिर दोबारा वापस अपने मस्तिष्क में आ जाइए। अब मस्तिष्क से इस एनर्जी को अपने मुख में लाइए और इस एनर्जी को, गोल्डन एनर्जी को अपने दांतों में घुमाइए। कोई भी वीकनेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये एनर्जी उसको क्लीन करेगी, आपके दांतों को स्ट्रेंथ देगी और आपका कोई भी रोग है, कितना भी पुराना रोग है, उसके अंदर धीरे धीरे कमी लाएगी। छोटे रोग जल्दी नष्ट हो जाएंगे और गहरे रोग धीरे धीरे नष्ट होंगे। अभी एनर्जी को अपने गले में आता हुआ महसूस करिए। गोल्डन एनर्जी आपके थ्रोट में, आपके टॉन्सिल्स के ऊपर, आपके थ्रोट में दीवारों के ऊपर होती हुई आपकी पाचन नली के अंदर, एसोफेगस के अंदर धीरे धीरे फ्लो कर रही है। एसोफेगस को, खाने की नली को क्लीन कर रही है और आपके स्टमक के अंदर एंटर होनी शुरू हो गई है। स्टमक के अंदर ये स्टमक वॉल्स को क्लीन कर रही है और उसको स्ट्रेंथन कर रही है। उसका जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल लेवल के ऊपर लेकर आएगी। ये इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये अपने आप मेजर करती है और करेक्शन अप्लाई करती है। इस पूरे स्टमक वॉल्स को स्ट्रेंथन करेगी। उसके अंदर एक वेव मोशन रहता है जो आपके खाने को मिक्स करता है, ये उसको स्ट्रेंथ देती है। स्टमक वॉल स्ट्रॉन्ग होकर आने वाले खाने को अच्छी तरह घुमाने की ताकत हासिल करते हैं अगर उनमें कोई कमजोरी है। अभी स्टमक वॉल्स को स्ट्रेंथन करने के बाद ये एनर्जी स्टमक के एंड पर पाइलोरिक वेल्व में आ जाएगी और वेल्व्स को स्ट्रेंथ देगी। ये वेल्व जो है स्टमक से सामान इंटेस्टाइन की तरफ जाने देता है, इंटेस्टाइन से वापस इधर नहीं आने देता। तो ये वेल्व जो है वन वे ट्रैफिक रखता है। अभी वेल्व से वो स्ट्रेंथ देकर ये एनर्जी आगे लिवर की तरफ जाती है। अभी लिवर के अंदर महसूस कीजिए कि ये एनर्जी पूरे लिवर के अंदर फैल रही है। आपके लिवर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके लिवर से निकाल लेगी। पूरे लिवर में हर सेल में घूमते हुए ये पूरा उसमें से सब कुछ निकालने के बाद उसको धुएं में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर भेज देती है। ये सब आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपके देखे बगैर प्रोसेस करती है। अभी ये एनर्जी लिवर को रिजुवनेट करने के बाद पैनक्रियाज के पास आ गई है। एनर्जी पैनक्रियाज के अंदर जा रही है। पैनक्रियाज के पूरा एनर्जी से भर गया है और पैनक्रियाटिक जूसेस को ये स्ट्रेंथन करती है और पैनक्रियाज को पूरा एनर्जाइज करने के बाद ये एनर्जी वापस स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आती है जो यहाँ से शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ये इंटेस्टाइन की वॉल्स को एक वेव मोशन से स्ट्रेंथन करती है ताकि वो खाना आगे आगे जा सके। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें खाने में से जो उपयोगी तत्व हैं
उनको एब्जॉर्ब करती है। ये उस प्रोसेस के लिए वॉल्स को स्ट्रेंथन करती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी के कोई अल्सर है, कोई पेन है, कोई जलन है, ये एनर्जी उस घाव को पूरी तरह से ठीक करती है। ये आपने इसको अपने माइंड में ऐसा होते हुए देखना है। ये प्रोसेस प्रॉपर और साइंटिफिक है और इसके करने से 100% रिकवरी होती है। तो इस एनर्जी से इमेजिन कीजिए, अगर आप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं कि आपके पेट में कुछ अल्सर है, कोलाइटिस है, तो ये गोल्डन एनर्जी उसको स्मूथ कर रही है, उसको वॉश कर रही है, उस एरिया को हील कर रही है और उस चीज़ को डिज़ोल्व करके अपने साथ लेकर उसको एवोपरेट कर रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है और उसमें ये हर कोने में, हर लूप के अंदर घूम रही है। जहाँ पर भी आपको पेट की कभी भी कोई प्रॉब्लम फील हुई है, इस एनर्जी को वहाँ पर फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, अपने मन की आँख से देखिए कि उस एरिया को कंफर्टेबली, स्लोली क्लीन कर रही है, वो एरिया हेल्दी हो रहा है और इस तरह से आगे आगे एनर्जी चलती जा रही है। पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है। जो खाना सब पच गया है और जो रेजिडुअल मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है, वो सब आगे लार्ज इंटेस्टाइन में अपलोड कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन पेल्विस के पास से स्टार्ट होकर ऊपर लिवर की तरफ आती है और इस सेक्शन में ये एनर्जी एंटर कर रही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथन कर रही है, उसको क्लीन कर रही है। धीरे धीरे गोल्डन लिक्विड की तरह आपके इंटेस्टाइन के अंदर ये ऊपर चल रही है। ये अपवर्ड कॉलन के अंदर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है और पूरा लिवर के पास तक जा रही है। वहाँ से फिर अक्रॉस फ्रॉम राइट लेफ्ट साइड ट्रांसवर्स कॉलन है, ये बीच का पार्ट है बड़ी इंटेस्टाइन का। एनर्जी इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इंटेस्टाइन को क्लीन कर रही है, इंटेस्टाइन के वेव मोशन को स्ट्रेंथन कर रही है और राइट से लेफ्ट तक पहुंच रही है। फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगी डिसेंडिंग कॉलन में, और डिसेंडिंग कॉलन लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है और धीरे धीरे ये इसमें से नीचे की तरफ गुदास्थान की तरफ आ रही है और इस सारे क्षेत्र को क्लीन कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, रिजुवेनेट कर रही है और उसमें जो एक वेव मोशन है जो हर चीज़ को आगे की तरफ धकेलता है, उसके साथ उस वेव मोशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। यहाँ तक लाते हुए ये सारी एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट बचेगा जो आखिर में अपने आप को एब्जॉर्ब कर देगा और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए उसको अपने आप इस्तेमाल करेगा। अभी हम दोबारा इस प्रोसेस के बाद अपनी सांस पर आएंगे। इनकमिंग, आउटगोइंग सांस को वॉच करेंगे। अभी इनकमिंग और आउटगोइंग सांस दो जगह पर इसमें गैप आता है। जब सांस बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर को मुड़ती है तो यहाँ पर एक टर्न है।
एक गैप क्रिएट और जब अंदर से बाहर जाती है और दोबारा बाहर से अंदर आती है तो ये अंदर से बाहर एक लूप क्रिएट होता है, ये गैप क्रिएट होता है। तो ये एक दूसरा गैप है। इन दोनों गैप को अगर हम वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो एब्सोल्युटली बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम निर्विचार नो थॉट स्टेट के अंदर एंटर करते हैं। ये सिर्फ सांस को वॉच करने से आगे की क्रिया है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर दोनों को ट्रैक करने में अपने आप को समर्थ ना पाए तो एक को ट्रैक करें, बाहर से अंदर टर्न, अंदर से बाहर। अंदर जो टर्न हो रहा है उसको देखिए किस वक्त आ रहा है, सांस किस वक्त अंदर आके रुकती है और किस वक्त बाहर के लिए शुरू होती है। इस पॉइंट को शांत कहते हैं। ये संस्कृत का वर्ड है शांत, दैट मीन्स मीटिंग पॉइंट। इस पॉइंट को धीरे धीरे ट्रैक करिए। इनकमिंग आउटगोइंग के दोनों पॉइंट्स को धीरे धीरे ट्रैक करिए। सांस को ट्रैक करने से हमने अपने माइंड को एक आरामदेह स्टेट में डाल दिया है। ये निर्विचार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको हम क्वांटम फील्ड भी कहते हैं। क्वांटम फील्ड वो एरिया है जहाँ मस्तिष्क निर्विचार हो जाता है और इस स्थिति में हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारा संकल्प है, अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो इमीडिएटली एक्सेप्ट होता है और कार्यान्वित हो जाता है। नाउ मास्टर्स, आप इस वक्त एक संकल्प को मन में लाइए। अपनी सांस के ऊपर ज़्यादा इस वक्त ध्यान ना देकर आप संकल्प पर आइए। आपको क्या चाहिए? आपको सेहत चाहिए तो अपनी सेहत के बारे में सोचिए कि ये अच्छी होनी चाहते हैं। आपको विजडम चाहिए, आप उसके बारे में सोचिए कि मैं वाइज होना चाहता हूँ, विजडम प्राप्त करना चाहता हूँ। आपको पैसे के बारे में चाहिए, एबंडेंस चाहिए, आप उसके बारे में विचार मस्तिष्क में लाइए। इस वक्त आपके दिमाग में क्वांटम फील्ड में जब कोई और विचार नहीं है तो ये विचार सबसे स्ट्रांग हो जाता है और ये कार्यान्वित होने में देर नहीं लगा सकता। तो इस स्थिति में अब आप अपने मस्तिष्क में अपना संकल्प लाइए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपका संकल्प पूरा हो जाए, आप फिर से अपने इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ के ऊपर आ जाइए। ध्यान दीजिए अंदर आकर सांस कहाँ पर मुड़कर वापस जा रही है, उस पॉइंट को लोकेट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर सिर्फ आती हुई सांस
और जाती हुई सांस को वॉच करिए। उसके साथ धीरे धीरे चलिए, अंदर की तरफ चलिए, अंदर से बाहर की तरफ चलिए। उसके साथ धीरे धीरे चलते रहिए। उस चौकीदार की तरह हो जाइए जो किसी को अकेला यहाँ छोड़ नहीं रहा है। वो बाहर से जिस विजिटर को ला रहा है अंदर लेके जा रहा है और अंदर से उसको बाहर लेके जा रहा है। वो एक जगह खड़ा होकर उसको चलते हुए नहीं देख रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है। ऐसा करने से आपका माइंड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और विचारहीन स्थिति बहुत गहराई से उपस्थित हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में आएंगे। ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवरशिप। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उस वक़्त हमारे ऊपर कृपा। अब अपने मस्तिष्क में ये विचार लाइए कि जो भी संकल्प आपने थोड़ी देर पहले किया है वो कार्यान्वित हो गया है, आपको वो प्राप्त हो गया है। अगर अपनी सेहत के बारे में सोचा है और आपके पेट में कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि उनकी कृपा से आपका रोग दूर हो गया है। आपका विचारशील मन इस बात से सहमत ना भी हो तो भी आप इस विचार को मन में रखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ये काम हो गया है। जैसे ही आप ये कहते हैं आपकी ये बात सब कॉन्शियस में जाती है और सब कॉन्शियस इस बात को पकड़कर सिग्नल लेता है कि ये काम तो हो गया है और वो उस काम करने में लग जाता है। ये सूत्र है, इसको पकड़ने से बिना किसी दवाई के आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसको धन्यवाद भाव से मन में लाइए। अगर आपने अबंडेंस के लिए संकल्प किया है, एक मकान के लिए संकल्प किया है, तो उस मकान को देखिए, उस मकान की क्या शक्ल है, उसके आगे क्या है, उसकी दीवारें कितनी ऊंची हैं, वो कितनी मंजिल का है, और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि ये मकान आपके जीवन में प्रविष्ट हो गया। आपके दिमाग में आई हुई हर छवि इस स्थूल जगत के अंदर प्रकट होगी, ऐसा नियम है। ये नियम आज, कल, परसों किसी वक्त भी कार्यान्वित हो सकता है। आपका लॉजिकल माइंड इसको रिजेक्ट कर सकता है, उसकी बात इस वक्त नहीं सुननी है। लॉजिकल माइंड को बाजू में रख दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि इस घर के अंदर घुसते हुए आपको कैसा आनंद फील हो रहा है। आपके बच्चे इस घर के अंदर खेल रहे हैं, आप इस घर के अंदर दिवाली कैसे मनाएंगे। आप इस चीज़ को सोचते हुए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ये ग्रेटिट्यूड है। और जैसे ही मन ग्रेटिट्यूड में आता है उस वक़्त आप वरदान प्राप्ति की स्थिति में आते हैं। ये टोटली साइंटिफिक तरीका है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। ग्रेटिट्यूड को अपने अंतर्मन की गहराइयों से करिए, उस आनंद की स्थिति को अनुभव करिए जब ये ग्रेटिट्यूड से आपको ये वाकई में प्राप्त होने की स्थिति मन को फील कराता है। अपना ग्रेटिट्यूड खत्म करने के बाद आप दोबारा आनापानसति
मेडिटेशन में एंटर कीजिए और सांस को आते हुए जाते हुए देखते रहिए, महसूस करिए। इस स्थिति में आप क्वांटम फील्ड के अंदर हैं। क्वांटम फील्ड के अंदर आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक ही समय में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपके मस्तिष्क से निकला हुआ विचार स्थूल जगत के अंदर आकार लेता है। इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से आइंस्टीन और उसकी टीम ने बहुत सारे आविष्कार किए, जिसका पता आपको अभी नहीं होगा। लॉजिकल माइंड जो इन बातों को नहीं मानता, उस बच्चे की तरह है जो 5 साल का है। और क्वांटम फील्ड में आप 95 साल के वृद्ध हैं, तो 95 साल के वृद्ध को 5 साल के बच्चे की बात सुनने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर चीज़ क्वांटम फील्ड से कंट्रोल्ड है। इस विजडम को अपने मस्तिष्क में धीरे धीरे स्वीकार कीजिए। इस लॉजिक से लोगों ने अपना कैंसर भी हटा दिया, अपने शरीर का कोई भी रोग हटा दिया। इसमें यकीन लाइए, ये टोटली साइंटिफिक। अपनी सांस को ट्रैक कीजिए, अंदर बाहर ट्रैक कीजिए, उसके ऊपर पूरा ध्यान लाइए। आनापाना ध्यान में स्थित हो जाइए। क्वांटम फील्ड को एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। Last 4 minutes, masters. Please concentrate. Please watch your breath, the incoming, the outgoing. Be with your breath. Watch your breath. Breath is the source of your life. Watch it with all your attention. Walk along with your breath. Be with your last 2 minutes, masters. Be with your breath. You are in a boundaryless quantum field. Enjoy the quantum field and know
विचारहीन स्थिति का अनुभव कीजिए। सांस के ऊपर अपना ध्यान रखिए। लास्ट 1 minute, मास्टर्स। Be with your breath. Watch your breath. Last 20 seconds, masters. Last 10 seconds, masters. 5, 4, 3, 2, 1. Bring your hands on your eyes. Count 5. Open your eyes within your hands on your eyes. Slowly remove your hands. We are done. Kindly open up your screens. Thank you very much. थैंक यू सर। मास्टर्स अपने दोनों हैंड्स दोनों आंखों पर रखिए और 5, 4, 3, 2, 1 ध्यान में प्राप्त हुई ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। Thank you, madam, under your kind guidance. सर विजडम शेयर करना शुरू करें। Yes, madam. अगर बाकी लोग भी अपना विंडो खोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो वो उसमें कंफर्टेबल फील करे। एक मिनट, संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा आज ध्यान लगा है। इनको थैंक यू करना है, बहुत बड़ा थैंक यू। इनको ध्यान बहुत अच्छा करवाया है, इन्होंने एकदम गहराई में पहुंचा दिया। वेरी डीप मेडिटेशन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी। आई विल ऐड अनदर वर्ड मैडम। Yes. ये प्रोसेस जो आज हमने किया है हाँ ये जी। एक प्रूवन प्रोसेस है किसी भी बीमारी को दूर करने का। अगर आप एक दिन में 2 से 3 बारी 10 मिनट इस प्रोसेस को करेंगे तो कोई भी साइकोसोमैटिक बीमारी, कोई भी दूसरी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती है, क्योंकि मेंटल फोर्सेस उसको हटा देते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो, पीठ की प्रॉब्लम हो, आप इसी तरह गोल्डन एनर्जी को सिर में उतारिए, उसको इस इलाके में लेके जाइए, उससे मसाज करवाइए, उस बीमारी को उससे अब्जॉर्ब करवाइए और उसको धुआं बना के निकाल दीजिए। क्या है इसकी साइंटिफिक बेसिस? क्या है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं इसको आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, उसको उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको सिर्फ सुनना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है। हो गया। तो जो हम उसको सुनाते हैं वो उस हिसाब से काम शुरू कर देता है। हम ये समझते हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हम विचार में लाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो फिजिकली हो रहा है। तो जब हम कहते हैं कि ये पेन जा रही है,
ये पेन हट रही है, तो वो उसको रिसीव करके ये हट रही है, पर वो उसको खा देता है, क्योंकि जो है इसे जनरेट होती है और वहीं में समर्ज करती है। तो PSSM में ऐसे कई ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी बीमारियां इससे हटाई हैं। प्रोसीजर दिन में 3 बारी 10-10 मिनट, आप कोई भी बीमारी को अपने मन से बनाए हुए प्रोसीजर से हटा सकते हैं। Very good. Thank you. Yeah, indeed, for me also today was the very great experience during meditation. Thank you, Bhupinder sir. आप अपना Thank you. एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम? हाँ, मैं यही कह रही थी कि आज जिस तरह से इन्होंने लिया एक एक बॉडी पार्ट का, तो दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि भाई मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। आई वाज टुडे सो बिजी इन फॉलोइंग ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, तो मुझे वो बात याद ही नहीं थी। सो इट वाज indeed for me a very good experience today's meditation. Ma'am, never be in confusion, always be positive. Yeah. Yeah, I'm all is well. Yeah, all is well. Yeah, वाकई प्रोसेस बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन था। थैंक यू मैडम। तो हम अपने विजडम की तरफ आगे प्रोग्रेस करते हैं। थैंक यू मास्टर्स फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग्स। ये पुस्तक जो हु एम आई भगवान रमन्ना ऋषि की लिखी हुई है, तो ये है इंग्लिश के अंदर। इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम आए वो बीच में चाहे पूछना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवाल एंड ऑफ द सेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लगे आप बीच में बोल सकते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी त्रुटि को मन में लेकर बैठे रहे तो फिर एंड ऑफ उसके आगे की चीज़ आपकी पकड़ में आएगी नहीं। क्योंकि ये किताब स्पिरिचुअल विजडम की है। इसमें कई जगह पर छोटे छोटे ऐसे लूप हैं जहाँ दिमाग अटकता है। तो मैं बहुत स्लो जाने की कोशिश करूँगा। लैंग्वेज में कुछ भ्रांतियाँ रहेंगी, उसको थोड़ा सा सहन कीजिए। और जहाँ जो बात समझ नहीं आती है वैसे मैं पूरी तरह खोलने की कोशिश करूँगा, तो उसको बीच में पूछने में बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर आप इसको वैसे भी सोचें तो 1 मिनट अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ। क्या ये मैं शरीर हूँ? क्या मैं ये पर्सनैलिटी हूँ? शरीर तो मैं हूँ नहीं, ये आप सारे जानते हैं। हमारे पास आत्मा का कॉन्सेप्ट है, शरीर का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हु एम आई है, ये भगवान श्री रमन्ना ने एक ऐसे भगत को बताई जो ऑलरेडी फिलोसफिकल मैटर में ग्रेजुएट थे। तो ये सवालों के जवाब उन्होंने कुछ हद तक इशारों से दिए थे और कुछ हद तक लिख कर दिए थे, क्योंकि उस वक़्त वो बोलना नहीं चाहते थे। बोल सकते थे लेकिन वो मौन में जा चुके थे और वहाँ से लौट कर आना नहीं चाहते थे। लेकिन जो भी जिज्ञासु था वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने उसको अनुग्रहित किया। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। टेक्स्ट को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि टेक्स्ट के पढ़ने से आपके दिमाग पर एक अलग असर आता है। अगर मैं सिर्फ आपको लेक्चर दूंगा तो आपके मन में ये संशय हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी वाणी है कि गुरु की वाणी है। तो पहले मैं गुरु की वाणी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आपको उसका मतलब समझाने की चेष्टा करूंगा।
अगर किसी के पास उससे बेटर मीनिंग हो तो ही मोस्ट वेलकम टू शेयर दैट in between the session. There's no restriction. Who am I is the title given to set of questions and answers bearing on self-inquiry. Who am I जो है ये एक शीर्षक है उन सवालों और जवाबों का जो अपने आप को ढूंढने की एक चेष्टा है. The questions were put to Bhagwan Shri Ramanna Maharishi by Shri M. Shiva Prakasham Pillai in the year 1902. 1902 में एक शिव प्रकाशम पिल्लई साहब भगवान रमन्ना के पास गए और उन्होंने इन सवालों को पूछा. श्री पिल्लई, a graduate in philosophy, was at the time employed in revenue department of the Arcot Electorate. तो पिल्लई साहब जो थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें लैंड वगैरह सर्वे वगैरह होता है, पटवारी होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के थे और फिलॉसफी के ग्रेजुएट थे. इस करके उनका इंटरेस्ट था कि मैं आत्मा परमात्मा के बारे में जानूं. तो वो वहाँ पर अपने सरकारी काम के सिलसिले में गए थे और उन्होंने रमन्ना जी से ये सवाल किए. और उस वक़्त भगवान रमन्ना विरूपाक्षा केव के अंदर, विरूपाक्षा गुफा के अंदर स्थित थे, जो कि अरुणाचल हिल्स के अंदर है. तो मास्टर्स वी विल कम स्ट्रेट वे सवालों के ऊपर आते हैं. एक्चुअल में उन्होंने कोई 15 सवाल पूछे थे, लेकिन जब किताब छपी है तो उन्होंने उसको करीब 28-30 सवालों में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होने से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था. तो हम वो 28 सवालों में जाके उन ओरिजिनल 15 सवालों के जवाब लेंगे. All living beings desire to be happy always. सब जीवित जानवर, मनुष्य प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, विदाउट मिजरी, बगैर किसी कष्ट के. As case of everyone is observed supreme love for oneself. हर कोई जो है वो अपने लिए बड़ा ही सुप्रीम, मतलब हाई लेवल का प्रेम रखता है. मरने वक्त अगर कोई रोता है तो क्यों रोता है? क्योंकि उसको अपने आप से संशय हो जाता है कि मैं अपने आप से बिछड़ने वाला हूं. तो हर आदमी का अपने शरीर से, अपने आप से बहुत लगाव है. तो इस लगाव में उसको एक आनंद की अनुभूति है, एक प्रेम की अनुभूति है, तो वो उसमें रचित है, तो वो उसको प्राप्त करने में लगा रहता है. इन ऑर्डर टू गेन दैट हैप्पीनेस, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, विच इज वंस नेचर, जो किसी की भी प्रकृति है, विच इज एक्सपीरियंस्ड इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप, जो कि गहरी नींद में हम अनुभव करते हैं, वेयर देयर इज नो माइंड, जबकि हमारा माइंड नहीं होता. माइंड क्या है? माइंड विचार. जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं हमारे विचार शांत होते हैं, और ये हमारी नो माइंड स्टेट है. वन शुड नो वन सेल्फ, अपने आप को पहचानने की जरूरत है. फॉर दैट द पाथ ऑफ नॉलेज, इसके लिए ज्ञान मार्ग. द इंक्वायरी ऑफ द फॉर्म हु एम आई इज द प्रिंसिपल मीन्स. ज्ञान मार्ग का ये विशिष्ट रास्ता है कि मैं कौन हूँ, इस भाव से मैं अपने आप को जानने की चेष्टा करूं. अब हम इसके ऊपर आते हैं. पहला क्वेश्चन है भगवान रमन्ना को, हु एम आई, मैं कौन हूँ.
भगवान इसका जवाब देते हैं, द ग्रॉस बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ 7 ह्यूमर्स, हमारा स्थूल शरीर जो 7 धातुओं से बना है, मैं ये नहीं हूं। ये 7 धातु कौन है? शरीर बना है प्लाज्मा नंबर 1 जिसको रसा कहते हैं, नंबर 2 ब्लड जिसको रक्त कहते हैं, नंबर 3 मसल्स जिसको मासा कहते हैं, नंबर 4 फैट्स जिसको मैदा कहते हैं, बोन्स अस्थि कहते हैं, बोरो मंजा कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स शुक्र। तो प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, ये 7 जो है धातु हैं जिनसे हमारा शरीर, स्थूल शरीर निर्मित है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, ना मैं प्लाज्मा हूं, ना मैं ब्लड हूं, ना मैं मसल हूं, ना मैं फैट हूं, ना मैं बोन हूं, ना बोन मैरो हूं, ना प्रोडक्टिव फ्लूइड। तो ये 7 चीजें आउट हो गई। फिर कहते हैं, ना ही मैं, आई एम नॉट द 5 कॉग्निटिव सेंस ऑर्गन्स, मैं 5 सेंस ऑर्गन जो है वो भी नहीं हूं। कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं? देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना। तो मैं ये भी नहीं हूं। और इनको हम कैसे करते हैं? सेंस ऑर्गन से करते हैं, ऑर्गन ऑफ स्पीच से, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन से, ऑर्गन ऑफ टच से, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन से एंड ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन से। हर एक सेंस के लिए एक ऑर्गन है। आप नाक से स्मेल लेते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, हर एक आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो ये सब सेंस ऑर्गन जो है ये 5 सेंसेस को करते हैं। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं 7 धातु हूं, 7 धातु नहीं हूं, ना ही मैं 5 ज्ञानेंद्रियां हूं। इसके आगे कहते हैं, आई एम नॉट द 5 वाइटल एयर्स, प्राणा। 5 प्राण होते हैं। कौन से 5 प्राण है? प्राण इन ब्रेथ, जो सांस हम लेते हैं, ये प्राण है, जो चेस्ट और हेड से कंसर्न्ड है। दूसरा प्राण है अपाना, आउट ब्रेथ है, जिसका कंसर्न हमारी पेल्विस से है। समाना, एसिमिलेशन, जो नेवल पे है। उदाना, जो कि स्पीच, असेंशन, इसका संबंध थ्रोट से है। और व्याना, सर्कुलेशन, जो ब्लड सारी शरीर में घूमता है। तो प्राण, अपान, समान, उदान एंड व्याना, ये 5 प्राण जो है, मैं ये भी नहीं हूं। और मैं वो भी नहीं हूं जो सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, अज्ञान, मैं अज्ञान भी नहीं। तो मैं 7 ह्यूमर्स नहीं हूं, मैं 7 कॉग्निटिव सेंसेस नहीं हूं, मैं 5 प्राण भी नहीं हूं, और मैं वो माइंड भी नहीं हूं जो कुछ नहीं जानता। अगर मैं ये सब कुछ नहीं हूं, क्योंकि ये सब मिलकर ही शरीर बना है,
अगर मैं ये सब कुछ नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? इफ आई एम none of these, then who am I? After negating all the above mentioned as not this, that awareness which alone remains, that I am. I will repeat. After all this, which I have rejected, that I am not. What is left in my body is awareness. That alone I am. I am awareness. अवेयरनेस को हिंदी में कहेंगे जागरूकता। मैं जागरूकता हूं। जागरूकता क्या चीज है? जागरूकता का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ अवेयरनेस? जागरूकता के 3 गुण हैं। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, चेतना, कॉन्शियसनेस। मेरा एक अस्तित्व है कि मैं हूं, मेरी एक चेतना है, और ब्लिस। ब्लिस मीन्स परमानेंट। तो चेतना के 3 कैरेक्टर हैं। अस्तित्व, सॉरी, अवेयरनेस के 3 कैरेक्टर हैं। जागरूकता के 3 कैरेक्टर हैं। अस्तित्व, चेतना, परमानेंट। अब चौथा सवाल है, when will the realization of self be gained? तो हमें अपने आप का पता कैसे लगेगा? सेल्फ के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? इस सवाल के अंदर 2 चीजें हैं। when will the realization मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। अब सेल्फ क्या चीज है? सेल्फ जो है, सेल्फ इज द सम टोटल ऑफ आवर फीलिंग्स, थॉट्स which are physical, personal, social, our knowledge and behavior, our capabilities. This develops in our childhood and keeps on changing with the time, with the learning, with the wisdom. जो हमारे बचपन में हमारी समझ थी, बड़े होते होते चेंज हो गई। हम उस कंप्यूटर की तरह हैं जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लोड हो गया और उसके बाद अपग्रेडेशन चलती रही। तो ये जो अपग्रेडेशन है, ये सेल्फ उसको एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को अपग्रेड करता है। तो यहां पर हम अपने आप को, सेल्फ को कब समझेंगे? तो जवाब है, when the word which is what is seen has been removed. When the word which is seen, what is seen is removed. जब संसार को, जो हमें दिखाई दे रहा है, हम हटा देंगे तो हमें अपने आप का पता चलेगा। I will repeat again. When will the realization of self be gained? The answer is when the word which is what is seen has been removed. There will be realization
ऑफ द सेल्फ विच इज द सीयर। सीयर मतलब देखने वाला, सेल्फ जो है देखने वाला। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, will there be no will there not be realization of self even while the world is there? क्या संसार के रहते हुए रियलाइजेशन नहीं हो सकती है? ऋषि ने कहा कि जब संसार को हटा देंगे तो सेल्फ आपको मिल जाएगा, नजर आएगा। तो भक्त का प्रश्न ये है, क्या संसार के रहते हुए सेल्फ नहीं मिल सकता, नहीं पता लग सकता? जवाब है देयर विल नॉट बी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। सिंपली अगर संसार है तो सेल्फ नहीं मिल सकता। भक्त ने सवाल किया, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है? जवाब है द सीयर, सीयर मतलब देखने वाला, जो हम हैं। द सीयर एंड द ऑब्जेक्ट सीन, मैं देखने वाला हूं, कंप्यूटर दिख रहा है। द सीयर एंड द ऑब्जेक्ट सीन आर लाइक द रोप एंड द स्नेक। आपने अंधेरे में रस्सी और सांप के बारे में कभी ना कभी सुनी, कई बार सुनाई जाती है कि अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है और हम उसे भयभीत हो जाते हैं, हम उसको सांप समझते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर हम लाइट लेकर आते हैं और उसको रस्सी को देखते हैं तो हमारा भय दूर हो जाता है। मतलब जो हमने देखा उस चीज से हम इसलिए डरे कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके हमें एक भय हमारे मन में जनरेट हुआ। अब जब उसके ऊपर लाइट आती है हमें पता लगता है कि ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा था, ये एक मृतक रस्सी है जो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती है। तो हमारा भय दूर हो जाता है। तो भगवान ने ये एग्जाम्पल लिया है इस बात को बताने के लिए कि क्यों संसार के रहते हुए आपको सेल्फ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं, जस्ट एज द नॉलेज ऑफ द रोप विच इज द सबस्ट्रेट will not arise unless the false knowledge of illusory serpent goes। जब तक झूठे सांप की भावना हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से नहीं निकल जाती, तब तक हम उस रस्सी को नहीं पहचान सकते। सांप का कैरेक्टर हटाने के बाद वो हमारे लिए रस्सी हो गई। अगर हम उसको अंधेरे में सांप ही देखते रहेंगे तो डर बना रहेगा। अगर उस पे विजडम की लाइट से रस्सी को देख लेंगे तो सांप हट जाएगा। इसी तरह है कि संसार को सांप की तरह हटा दें तो सेल्फ जो है वो रस्सी की तरह नजर आ जाएगा। जब तक सांप नहीं हटेगा रस्सी नहीं दिखेगी। और ये कैसे होगा? ये लाइट ऑफ विजडम से होगा। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि संसार जो है वो रियल नहीं है, इस वक्त हम सब ये मान के चलते हैं कि हम फिजिकल हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान का कहना है कि हम एक इमेजिनरी एग्जिस्टेंस में हैं, वी आर नॉट रियल। ये थोड़ा गूढ़ तत्व ज्ञान है। अगर आपका लॉजिकल माइंड इसको नहीं एक्सेप्ट करता है तो मैंने पहले ही कहा था कि अध्यात्म के अंदर लॉजिकल माइंड से प्रोसीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ट्रेंड है बहुत पुराने 5 साल के एक्सपीरियंस के बच्चे की तरह। 95 साल के बुजुर्ग की तरह आपने इसको समझना है, और जो चीज आपके लॉजिकल माइंड से रिजेक्ट हो रही है उसको बाजू में रखिए। इस पर ध्यान देते हुए इसको पकड़ने की
चेष्टा कीजिए। क्वेश्चन ये है, व्हेन विल द वर्ड विच इज ऑब्जेक्ट सीन बी रिमूव्ड? जो हमें दिखाई दे रहा है ये कब हटाया जा सकता है? जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है इसको कैसे विलीन किया जाए? जवाब ये है, व्हेन द माइंड विच इज द कॉज ऑफ ऑल कॉग्निशन, जब हमारा मन, माइंड क्या है? मन। जब हमारा मन जो हर चीज को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, जो हर चीज का कारण है पहचानने का, सोर्स है पहचानने का, और हर एक्शन का कारण है, हमारा मन हमें ही सारे काम करा रहा है, जो हमारे एक्शन का कारण है, बिकम्स क्विजेंट, जब वो मौन में आ जाएगा, जब वो डोरमेंट हो जाएगा, जब वो इनएक्टिव हो जाएगा, जब एट रेस्ट में चला जाएगा, माइंड की एक्टिविटी की वजह से हम सब कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब ये मन शांत हो जाएगा, हट जाएगा, उस वक्त ये दुनिया विलुप्त हो जाएगी। When the mind, which is the cause of all the cognitions, means understanding, and of all actions, जो हर अनुभूति और क्रिया का कारण है, शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, the world will disappear, दुनिया गायब हो जाएगी। अब सवाल ये आता है, what is the nature of the mind? माइंड का नेचर क्या है? माइंड क्या है? भगवान ने इसका जवाब दिया है, what is called mind is a wondrous power, ये जादुई ताकत है, residing in the self, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, स्थित है। ये एक वंडरस पावर है, कुछ भी जादू कर सकता है, आपके अंदर स्थित है, वो माइंड है। इट कॉजेज ऑल थॉट्स टू अराइज, ये सारे विचारों को जन्म देता है। माइंड से थॉट निकलती है, थॉट संसार का निर्माण करती है। फिलॉसफी के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल थिंकिंग से हम अलग चलते हैं, तो हर वर्ड को दो बारी माइंड में रिपीट करने से, मन में रिपीट करने से थोड़ा वो जाता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर बगैर मेडिटेशन के आप इस सब्जेक्ट को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर से निकलता रहेगा। अभी भी जो हायर मेडिटेशन में अपना माइंड शांत कर देते हैं, उनकी ग्रैस्प ज्यादा हो जाती है, और जो लोअर मेडिटेशन में है वो उनके माइंड से थोड़ा एस्केप करेगा, क्योंकि जब ये बातें आएंगी, आपका लॉजिकल माइंड उसको क्वेश्चन करने लग जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा तो कभी नहीं बताया मेरे को, पिछले 60 साल में कोई बोला नहीं ऐसा, अभी आप क्या बता रहे हैं? तो वो कॉन्स्टेंटली माइंड, आपका लॉजिकल माइंड आपको ट्रिगर करता रहेगा। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है, लॉजिकल माइंड को बाजू में रखिए, सुनिए मत इस बच्चे की बात। अपार्ट फ्रॉम द थॉट्स, विचारों के अलावा, देयर इज नो सच थिंग एज माइंड। हमारे विचारों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माइंड है। विचार ही माइंड है और माइंड ही विचार है। Therefore, thought is the nature of the mind. माइंड का जो नेचर है, जो कंटेंट है, वो थॉट है। अपार्ट फ्रॉम द थॉट,
there is no independent entity called the word. थॉट के अलावा दुनिया जैसी कोई चीज नहीं। दुनिया, वर्ड, एक थॉट का प्रोजेक्शन है। आपने कई जगह हिंदू पुराणों में ऐसा सुना होगा कि ये दुनिया भगवान विष्णु का स्वप्न में चल रही है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए कि ये जो दुनिया है जिसको हम रियल समझते हैं, ये एक्चुअली में एक एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है जो ऐसा क्रिएटेड है जो हमें सत्यता का आभास दे रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। और जैसे मैं ये कहूंगा आपका लॉजिकल माइंड फिर फड़फड़ाएगा। इन डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में, देयर आर नो थॉट्स, कोई विचार नहीं होता। सपने वाली नींद नहीं, डीप स्लीप विदाउट थॉट्स, उसमें कोई विचार नहीं होता। एंड देयर इज नो वर्ड, वहां पर कोई दुनिया नहीं होती, क्योंकि आप एक मृतक सी स्टेट के अंदर, आपको पता ही नहीं मैं हूं नहीं हूं, जिंदा हूं मरा हूं, आप ये जानते ही नहीं कि आप कुछ है कि नहीं है। स्वप्न में आपको अनुभूति है कि मैं हूं, क्योंकि वहां पर भी एक दुनिया नजर आएगी। लेकिन डीप स्लीप के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप एक मृत्यु जैसी स्थिति के अंदर चले जाते हैं। वहां विचार नहीं है, वहां माइंड नहीं है, वहां पर दुनिया नहीं है। इन द स्टेट ऑफ वेकिंग, जागृत अवस्था में, एंड ड्रीम और स्वप्न में, जागृत और स्वप्न में देयर आर थॉट्स, हमारे विचार होते हैं। एंड देयर इज ए वर्ड ऑल्सो, और हम एक दुनिया में होते हैं। अब हम एक दुनिया में हैं, स्वप्न में भी हम एक दुनिया में होते हैं, वहां पर कोई सीन चल रहा होता है, करेक्टर होते हैं। जस्ट एज द स्पाइडर emits the thread out of itself and again withdraws it into itself, likewise mind projects the word out of itself. जिस तरह मकड़ी एक जाला बुनती है और फिर जाले को समेट देती है, मतलब जो वो प्रोड्यूस करती है उसी को इकट्ठा कर लेती है, इसी तरह माइंड जो है, मन जो है, ये विचारों को प्रोजेक्ट करता है, जिससे संसार का निर्माण होता है। ये संसार को प्रोजेक्ट करता है विचारों के द्वारा, अपने अंदर से बाहर लाता है। माइंड प्रोजेक्ट्स द वर्ल्ड आउट ऑफ इटसेल्फ, माइंड अपने अंदर से विचारों को बाहर करता है और उनके थ्रू संसार का निर्माण करता है। एंड अगेन रिजॉल्व्स इट इनटू इटसेल्फ, और फिर संसार को विचारों में खींचकर, विचारों को अपने बीच में खींच के सब कुछ खत्म कर देता है। When the mind comes out of the self, माइंड जब सेल्फ के बाहर आता है, the word appears। अभी यहां पर सेल्फ क्या है वो थोड़ा डिस्कस पहले हम कर चुके हैं, तो उसकी जरूरत पड़ गई है। सेल्फ को एक बारी हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, खुद। सेल्फ क्या है, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, फिजिकली, पर्सनैलिटी, सोशली, नॉलेज, बिहेवियर, ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है, जो हमारा अहम है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं बलहीन हूँ, ये सब कुछ जो है ये माइंड के करेक्टर है, ये सेल्फ है हमारा। When the mind comes out of the self, the word appears. Therefore, when the word appears, the self does not appear. जब दुनिया दिखाई देगी तो सेल्फ नहीं दिखाई देगा। And when the self appears, the word does not appear. जब सेल्फ अपीयर होगा तो वर्ड नहीं अपीयर होगा, क्योंकि जब तक वर्ड है सेल्फ नहीं अपीयर हो सकता। जब वर्ड हटेगा तो सेल्फ अपीयर होगा। When one persistently, जब कोई आदमी बार बार inquires into the mind, जब कोई आदमी बार बार माइंड के ऊपर विचार करता है, the mind will end leaving the self, तो माइंड अपने आप को
विड्रॉ कर देता है, सेल्फ को पीछे छोड़ देता है, मीन्स ये सेल्फ के अंदर चला जाता है। जैसे एक शंख से बाहर उसका अधिपति कीड़ा निकलता है और किसी भी प्रॉब्लम में वो दोबारा शंख के अंदर चला जाता है, तो सिर्फ शंख पड़ा रह जाता है। उसी तरह जो माइंड है वो सेल्फ के अंदर विड्रॉ हो जाता है। सेल्फ वो शंख है और माइंड उसके अंदर का वो कीड़ा। What is referred as self is आत्मा। सेल्फ क्या है? सेल्फ आत्मा है, वो शंख जिसमें माइंड का कीड़ा रहता है, वो शंख जो है वो आत्मा है। आत्मा के अंदर सेल्फ रहता है और आत्मा ही सेल्फ है। उसके अंदर माइंड रहता है, वहां से ओरिजिनेट होता है। माइंड से थॉट निकलती है और थॉट जो है, विचार जो है, वो संसार का निर्माण करता है। द वर्ड अपीयर्स। आत्मा, उसके आगे सेल्फ। आत्मा एंड सेल्फ इज वन। सेल्फ में से फिर माइंड निकला, माइंड में से विचार निकला, विचार ने दुनिया का निर्माण किया। सिंपल लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रियंका मैडम कितने बजे तक करना चाहेंगे? सर बस 10 minutes और, not more than the next session. Okay. You We are can. on 9th point. We have around 28 points actually. Okay. और this is the little tough area. तो 10 मिनट के बाद फिर let's say it is 6:51, 7 o'clock we will stop. Yeah. Right? Yes, yes. Okay. If you want, you can take this point next time also. If you think it is not covered in 10 minutes, you can take it in next class also. नहीं, this point is covered here. Okay. और कोई बड़े नहीं है, ये एक्चुअली समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। हम 7 बजे कंक्लूड कर देंगे, उसके बाद बाकी का जो है नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। Yes, yes. ठीक है ना जी? Okay. Okay. So what is this now? What is referred to us as self is Atma. The mind always exists only in dependence. जो मन है वो किसी आधार को खोजता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। उसको किसी चीज के ऊपर अपने आप को स्थित करना पड़ता है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। समथिंग ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स स्थूल। मन किसी स्थूल चीज के ऊपर टिकता है। इट कैन नॉट स्टे अलोन, वो अकेला रह नहीं सकता। इट इज द माइंड दैट इज कॉल्ड द सटल बॉडी ऑफ द सोल। ये आत्मा का शरीर है। सटल बॉडी मीन्स सूक्ष्म शरीर। आत्मा का सूक्ष्म शरीर मन है। आत्मा का सूक्ष्म शरीर मन है। अब सवाल यह है, व्हाट इज द पाथ ऑफ इंक्वायरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड। अब किस तरीके से हम माइंड को, किस रास्ते पे चलें, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें, कैसे इसको ढूंढें कि मन क्या है। व्हाट इज द पाथ ऑफ इंक्वायरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड। अब ये जवाब है भगवान का, दैट विच rises as I in the body is the mind. That which rises as I consciousness in this body is the mind. जो कहता है मैं हूं, जो मैं है आपके अंदर, वो ही माइंड है।
आपका पहला आइडेंटिफिकेशन है मैं हूं, उसके बाद कोई दूसरी आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आपसे हर चीज स्टार्ट होगी। यू आर नंबर 1 इन एग्जिस्टेंस। उसके बाद कोई दूसरी तीसरी चीज आएगी। आप सीधी दूसरी तीसरी चीज पर नहीं जा सकते हैं, आप सीधे पड़ोसी के ऊपर नहीं जा सकते हैं, आगे वाले पीछे वाले भी आप पहले अपने आप को देखेंगे, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे से आगे। ये एक कंपैरेटिव है, मैं तुम मैं वो। तो हर चीज मैं से स्टार्ट होती है। मैं आई कॉन्शियसनेस है, मेरी एग्जिस्टेंस है, तो हम मैं से स्टार्ट करते हैं, जिसको आई कॉन्शियसनेस कहते हैं। दैट विच राइजेस, जो उठता है, आई कॉन्शियसनेस इन दिस बॉडी इज द माइंड। इफ वन इंक्वायर्स एज टू वेयर इन द बॉडी द थॉट आई राइजेस फर्स्ट। अगर कोई ये चेष्टा करता है देखने की कि शरीर में कहां पर है जहां ये आई थॉट ओरिजिनेट करती है, कौन सा जगह शरीर का वो अंग है, कौन सा एरिया है जहां ये आई कॉन्शियसनेस जनरेट होती है, इसका उद्गम स्थान क्या है, वन वुड डिस्कवर दैट इट राइजेस इन द हार्ट। अब ये एक ऐसी बात है जो हमें सिर्फ ज्ञानी से ही पता लगेगी, और हमें उस बात पे यकीन करना पड़ेगा। इसीलिए हम पंडित के पास नहीं जाएंगे, हम ज्ञानी के पास जाएंगे। पंडित और ज्ञानी का क्या फर्क है? पंडित पुस्तकें पढ़ के बगैर एक्सपीरियंस के आपको कुछ भी दे देगा, बता देगा। ज्ञानी उसको अपने अंदर महसूस करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि ये एक्चुअली ऐसा है। जो एक्सपीरियंस आपके साथ हो गया वो ही ज्ञान है, बाकी पंडिताई है। लाइक गुड़ और चीनी दोनों मीठे हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं मीठा, लेकिन ये वर्ड मीठा गुड़ और चीनी के स्वाद को अलग अलग नहीं बता सकता। वो मीठा ही वर्ड है हमारे पास, लेकिन खाने पे हमें पता लगता है कि गुड़ का स्वाद कुछ और है, चीनी का स्वाद कुछ और है। लेकिन लिखने में हैंडीकैप है, वोकैबुलरी इतनी नहीं है कि वो कहे कि ये ऐसा मीठा वो वैसा मीठा। मतलब वर्ड मीठे को हम कोई और वर्ड नहीं बना पाए आज तक। तो हमारी लैंग्वेज में एक डेफिशिएंसी होती है। स्पिरिचुअल थिंग्स, आध्यात्मिक चीजें जो है वो हमेशा डिक्शनरी के अभाव का अनुभव करती है। ऐसे वर्ड हमारे पास नहीं होते हैं जो उसको एक्चुअली करेक्टली एक्सप्रेस करें और आपके दिमाग में ला सकें। ठीक है जी। तो रमन्ना भगवान ने ये कहा है कि आई कॉन्शियसनेस जनरेट्स इन द हार्ट। सो वी हैव नो क्वेश्चंस टू रेज ऑन दैट टू एन एनलाइटेड मास्टर, दैट रमन्ना जी की बात में कोई शक है, उस पे हम कोई भी तर्क नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। दैट इज द प्लेस ऑफ द माइंड्स ओरिजिन। ये माइंड के ओरिजिन की जगह है। इवन इफ वन थिंक्स कॉन्स्टेंटली आई आई आई, वन विल बी लेड टू दैट प्लेस। अगर आप मैं करते रहेंगे ना और उस पर ध्यान रखेंगे, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या चीज हूं, तो आप धीरे 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 अपने दिल में पहुंच जाएंगे। ऐसा रमन्ना महाप्रभु ने कहा है। Of all the thoughts that arise in the mind, the I thought is the first. माइंड में उठने वाले सब थॉट्स में जो पहली थॉट है वो है आई, मैं। दैट इज द फर्स्ट थॉट। इट इज ओनली आफ्टर राइज ऑफ दैट द अदर थॉट्स अराइज। आई थॉट के आने के बाद आपको कोई दूसरी थॉट आ सकती है। अगर आई थॉट नहीं आई तो आपकी थिंकिंग आगे बढ़ नहीं सकती है। इट इज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन दैट द सेकंड एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन अपीयर्स। मतलब पहली आई थॉट के बाद दूसरी तीसरी थॉट्स आ सकती है। विदाउट द फर्स्ट
personal pronoun, there will not be the second or third thought. Okay, so now it is 6:59 and we will stop here. We have covered 9 questions and these 9 questions are most important. To get it into your system, you will have to read them very slowly again and again with an open and mind of acceptance. क्योंकि हम सवाल जवाब वहां करेंगे जहां कोई बच्चा हमें समझा रहा हो. When a great grandmaster is telling us, we will bow to him and accept his wisdom with folded hands. So we will stop at this 9th point, and 10th onwards we will probably do in the next session. And in next session we will be able to go through all of them because they are simply then easily explained. The difficult part is right here only. That Thank will you, be sir. for today. Thank you so much, sir. Wonderful explanation. Masters, किसी के कोई questions हैं तो आप hand raise करके पूछ सकते हैं. Otherwise, we will close our session. Anybody want to ask? You are most welcome to ask. Thank you, sir. सबको सब कुछ समझ आ गया, बहुत अच्छे से आपने explain किया है. तो हम लोग next session का इंतजार करेंगे आपके. Thank you so much. 2 condition, या तो कुछ समझ नहीं आया या सब समझ आ गया. We will बहुत अच्छे accept से it समझ कि आया. सब मास्टर है You तो have कुछ explained तो very well. समझ आया है. So we will do the things in the next session. Yes, sir.